जय हिंद, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस आप लोगों के लिए मैं रेलवे एएलपी एंड आरपीएफ एसआई का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आया हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितना ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुआ है। सो गाइस ये बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में देखने को ऐसे प्रश्न मिल सकते हैं गाइस, तो प्लीज़ इसे ज़रूर देखिएगा। और इस वजह से क्योंकि मैं इसमें सारी चीज़ों को क्लियर आउट करूँगी गाइस, जितनी भी पॉइंट है सब को क्लियर करते हुए चलूँगी। तो चलिए इस रेलवे एएलपी एंड आरपीएफ के एसआई के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है गाइस कि कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच कौन-सी मीठे पानी की झील है? तो आपको बताना है कि कृष्णा और जो गोदावरी नदी की जो डेल्टा है गाइस, उसके बीच में जो झील है वो कौन-सी झील है? तो आपके ऑप्शन है चिल्का झील, ऑप्शन बी लोकटक झील, ऑप्शन सी कोलेरू झील या ऑप्शन डी पुलिकट झील। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको याद रखना है गाइस कि कृष्णा और गोदावरी नदी की डेल्टा के बीच कौन सी झील स्थित है? यस गाइस तो याद रखिएगा कोलेरू झील है। कोलेरू झील से रिलेटेड आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है, जिसमें से आपको पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन-सी है गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है ये कोलेरू झील है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कोलेरू झील कैसी झील है गाइस? तो याद रखिएगा ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये किस पानी की झील है? तो ये मीठे पानी की झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको याद रखना है कि मीठे पानी की झील है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है गाइस? दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये किस राज्य में है? तो गाइस याद रखिएगा कि कोलेरू झील जो है ये किस राज्य में है? तो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है कि कोलेरू झील किस राज्य में है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे जितना भी पॉइंट लिखा रही हूँ सब आपके कोलेरू झील से रिलेटेड लिखा रही हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? इसे रामसर साइट कब घोषित किया गया गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि कोलेरी झील झील को जो है गाइस याद रखिएगा 2002 में रामसर साइट की सूची में इसे शामिल किया गया। तो याद रखिएगा 2002 में इसे कब शामिल किया गया रामसर साइट में? तो याद रखिएगा 2002 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। रामसर साइट की सूची में इसे शामिल किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है गाइस याद रखिएगा, जो कि ये किस राज्य में है गाइस? आपको याद रखना है कि ये आंध्र प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि 2002 में इसे रामसर साइट की सूची में इसे शामिल किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद आपको याद रखना है गाइस, आपको बता दें चिल्का झील। चिल्का झील से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको याद रखना है कि ये जो है ये खारे पानी की झील है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये क्या याद रखना है कि चिल्का झील जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है ये कौन सी पानी की झील है? तो आपको याद रखना है कि ये खारे पानी की झील है, ये आपको ध्यान रखना है। चिल्का झील कैसी झील है गाइस? तो याद रखिएगा ये खारे पानी की झील है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि चिल्का झील जो है ये जो है किस राज्य में है गाइस? तो याद रखिएगा चिल्का झील एक खारे पानी की झील है, जो कि किस राज्य में है गाइस? तो याद रखना है कि चिल्का झील आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है? सॉरी उड़ीसा में, ये आपको ध्यान रखना है कि चिल्का झील किस राज्य में है गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि चिल्का झील जो है गाइस ये आपके उड़ीसा में, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं लोकटक झील की गाइस। लोकटक झील आपको याद रखना है ये कहाँ किस राज्य में है गाइस? तो आपको याद रखना है कि लोकटक झील जो है ये आपके मणिपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है गाइस? तो याद रखिएगा मणिपुर में है। उसके बाद लोकटक झील से आपको याद रखना है कि ये मीठे पानी की झील है, ठीक है? ये कैसी झील है गाइस? तो ये मीठे पानी की झील है, जो कि कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा ये भारत के मणिपुर राज्य में, आपको ध्यान रखना है। ये कैसी झील है गाइस? तो याद रखिएगा ये मीठे पानी की झील है। चिल्का झील खारे पानी की झील है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है कोलेरू झील, ठीक है? तो ये मीठे पानी की झील है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं गाइस पुलिकट झील में। पुलिकट झील की अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपके किस राज्य में और ये कैसी झील है? तो याद रखिएगा ये आपके जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित कौन-सा झील है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि पुलिकट झील जो है ये आपके किस पे? तो आपको याद रखना है कि ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित कौन-सा झील है गाइस? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित कौन-सा झील है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है? यहाँ पे मैं तमिलनाडु लिख देती हूँ गाइस। तमिलनाडु की सीमा पर कौन-सी झील स्थित है गाइस? तो याद रखिएगा ये है आपका पुलिकट झील, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको मैं सही से लिख देती हूँ गाइस। ये यहाँ पे ना ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, तो यहाँ पे आपको इसके बारे में सही से पता होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे इसे अच्छे से लिख देती हूँ ताकि
ताकि आप लोगों को नोट बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये आप लिख लीजिएगा कि पुलिकट झील जो है ये किसकी सीमा पर स्थित है। तो पहले आपको लिख लेना है गाइस आंध्र प्रदेश, और दूसरा कौन सा है गाइस, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सा झील स्थित है गाइस, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर जो स्थित है ये आपको याद रखना कौन सा है, तो पुलिकट झील। ये आप सही से लिख लीजिएगा गाइस, जितना इंपॉर्टेंट है ये सभी बताएंगे। और ये जरूरी नहीं मेरा जो ये क्वेश्चन है यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिले, इसमें बहुत सारी फैक्ट्स बताई हूँ। जैसे मैं बताई हूँ कि आपको कोलेरी झील को 2002 में रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। या फिर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर लोकटक झील किस राज्य में, तो क्वेश्चन आपको इस टाइप से भी देखने को मिलेंगे, तो इस सारे पॉइंट को नोट करते चलेगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी झील स्थित है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर आपका पुलिकट झील है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गंगा नदी इनमें से कौन सी सहायक नदी बाएं से नहीं मिलती है। तो आपको बता रहा है कि गंगा नदी जो है इनमें से कौन सी सहायक नदी है जो उस गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है। तो आपके ऑप्शन है गोमती नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी घाघरा नदी, या ऑप्शन डी सोन नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बाएं से जो नहीं मिलती है वो कौन सी नदी है, गाइस सोन नदी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गाइस, यहाँ पे इस पॉइंट को आपको नोट करना है कि गंगा की सहायक नदी जो है ये कौन कौन सी है, जो गाइस आपको याद रखना है, जो बाएं से मिलती है, और कौन सी नदी है जो दाएं से मिलती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना गाइस गंगा की सहायक नदी के बारे में हम बात करते गए, जो कि यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन सी नदी जो है ये दाएं से मिलती है और कौन सी नदी बाएं से मिलती है, ठीक है। तो गंगा की सहायक नदी एक साइड आपको क्या लिखना है गाइस, एक साइड आपको लिखना है बाएं ओर से मिलने वाली नदियों के नाम हम लिखेंगे गाइस। एक ओर से हम क्या लिखेंगे, बाएं ओर से जो नदी मिलेगी उसके नाम लिखेंगे, और दूसरी ओर से जो है गाइस जो दाएं ओर से मिलेगी उस नदी के नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको जरूरी नहीं कि बाएं ओर से पूछे या जरूरी नहीं दाएं ओर से पूछे, तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है ये कि कौन सी नदी किस साइड से मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो है आपके बाएं ओर से कौन कौन सी नदी मिलती है, तो बाएं ओर की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है गोमती नदी जो है ये बाएं ओर से मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको क्या याद रखना है और कौन सी नदी है जो बाएं ओर से मिलती है, तो दूसरा आपको याद रखना है गंडक नदी, ये किस किस साइड से मिलती है। तो आपको याद रखना है कि गंडक जो है ये बाएं ओर से मिलती है। उसके बाद आपको याद रखना है इस गंडक के बाद आपका कौन सा हो गया, कोसी नदी। कोसी नदी जो है ये किस साइड से मिलती है, तो याद रखिएगा कोसी नदी जो है ये बाएं से मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है घाघरा नदी भी ये जो है कि किस साइड से मिलती है, तो याद रखिएगा घाघरा भी जो है ये बाएं से मिलती है, गोमती भी बाएं से मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है ये बाएं साइड से मिलती है। अब हम बात करेंगे दाएं साइड से, तो दाएं साइड से आपका कौन कौन सा नदी है, तो आपको याद रखना है सोन नदी। सोन नदी जो है ये किस साइड से मिलती है, दाएं से मिलती है। उसके बाद आपको याद रखना है यमुना नदी जो है ये किस साइड से मिलती है, तो ये आपको ध्यान रखना है यमुना नदी जो है ये दाएं साइड से मिलती है। उसके बाद आपको याद रखना है दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है ये किस साइड से मिलती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है दामोदर नदी भी जो है ये आपके दाएं साइड से मिलती है। तो क्वेश्चन ये बहुत पूछता है कि कौन सी नदी किस साइड से मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे भी पहले आपको एक पॉइंट और नोट कर लेना है गंगा के बारे में। गंगा के बारे में आपको एक पॉइंट क्या नोट करना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है गाइस, तो याद देखिएगा भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा जो है ये क्या है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की लंबी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसकी लंबाई कितनी है गाइस, तो 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, ये आपको ध्यान रख लेना है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। इस दो पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सी सैलम बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि सी सैलम बांध जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी केरल में, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपका जो है श्री सैलम बांध जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से कि ये जो है किस राज्य में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि श्री सैलम बांध जो है ये आंध्र प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले गाइस कि यह आंध्र प्रदेश के किस जिले में गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि यह आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आंध्र प्रदेश के किस जिले में, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुर्नूल जिला जो है आंध्र प्रदेश का, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कुर्नूल जिले में। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है गाइस, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपका जो है श्री सलम बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि श्री सलम बांध जो है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है श्री सलम बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है गाइस, तो याद रखिएगा कृष्णा नदी पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है श्री सलम बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि कृष्णा नदी पर स्थित है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि श्री सलम बांध की लंबाई और ऊंचाई जो है इसकी कितनी है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्री सलम बांध की गाइस लंबाई के बारे में कि श्री सलम बांध की जो है ये लंबाई कितनी है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है कि श्री सलम बांध की जो लंबाई है गाइस ये आपको ध्यान रखना है कितना है, तो 512 मीटर जो है श्री सलम बांध की जो है इसकी लंबाई है। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस चौड़ाई के बारे में कि श्री सलम बांध की गाइस चौड़ाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि श्री सलम बांध की जो ऊंचाई, सॉरी इसकी जो ऊंचाई है गाइस ये कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि श्री सलम बांध की जो ऊंचाई है गाइस 145 मीटर जो है श्री सलम बांध की ऊंचाई है। ये आपको ध्यान रखना है इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा 145 मीटर जो है किसकी ऊंचाई है, श्री सलम बांध की ऊंचाई है। तो श्री सलम बांध से गाइस आपको इतना याद रखना है कि किस राज्य में है, किस नदी पर है, इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई और राज्य की किस जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें गाइस, तो मध्य प्रदेश में आपका कौन सा बांध है गाइस, तो याद रखिएगा गांधी सागर बांध जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गांधी सागर बांध जो है गाइस ये किस राज्य में है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गांधी सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। गांधी सागर बांध जो है ये कहाँ है, तो ये आपको याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें गांधी सागर बांध जो है ये किस नदी पर है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है ये किस नदी पर है, तो याद रखिएगा गांधी सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं केरल में, केरल में कौन सा बांध है गाइस, तो याद रखिएगा केरल में जो बांध है गाइस ये आपको याद रखना है कौन सा है, तो ये है आपका मुल्ले पेरियार जो है ये किस किस राज्य में है, तो ये आपको याद रखना है कि मुल्ले पेरियार जो है ये आपका केरल में है। ये आपको ध्यान रखना है मुल्ले पेरियार, ठीक है। ये किस राज्य में, तो ये आपको याद रखना है मुल्ले पेरियार बांध जो है ये किस राज्य में, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मुल्ले पेरियार बांध जो है ये केरल में। अगर हम बात करें कि ये किस नदी पर है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मुल्ले पेरियार बांध जो है ये किस नदी पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है पेरियार नदी पर, ठीक है। जो कि केरल की जीवन रेखा किस नदी को माना जाता है, तो पेरियार नदी को। तो ये आपको ध्यान रखना है ये किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कर्नाटक, कर्नाटक में आपका कौन सा बांध है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कर्नाटक में आपका तुंगभद्रा बांध जो है ये किस राज्य में है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है तुंगभद्रा बांध जो है ये कर्नाटक में, ये आपको ध्यान रखना है तुंगभद्रा बांध जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि तुंगभद्रा बांध जो है ये कर्नाटक में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तुंगभद्रा बांध जो है कर्नाटक की किस नदी पर है गाइस, ये आपको याद रखना है कि ये तुंगभद्रा ही नदी पर है। ये आपको ध्यान रखना है ये किस नदी पर स्थित है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि ये तुंगभद्रा नदी पर है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना पॉइंट आपको यहाँ से नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि किस काल में आग का आविष्कार किया गया था, तो आपको बताना है कि किस काल में आग का आविष्कार किया गया था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ताम्र पाषाण काल में, ऑप्शन बी पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन सी मध्य पाषाण काल में, या ऑप्शन डी नव पाषाण काल में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पूरा पाषाण काल में जो है आग का आविष्कार किया गया था। और यहाँ पे आपको क्या याद रखना है गाइस कि पूरा पाषाण काल में जो है आपको याद रखना है कि मानव की सबसे बड़ी खोज क्या थी गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि पूरा पाषाण काल में जो है मानव की सबसे बड़ी खोज क्या थी, तो आपको याद रखना है कि पूरा पाषाण काल में मानव की सबसे बड़ी खोज जो थी वो आग थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि पूरा पाषाण काल में मानव की सबसे बड़ी खोज क्या थी गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि मानव की सबसे बड़ी खोज जो थी गाइस वो क्या थी, तो आग थी। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी खोज क्या थी गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि आग थी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि पूरा पाषाण काल का जो है कालखंड क्या था गाइस, तो ये आपको याद रखना है। अगर हम इसके कालखंड की बात करें गाइस तो आपको याद रखना है पूरा पाषाण काल
कि अगर हम कालखंड की बात करें तो इसका जो था वो 5 लाख ईसा पूर्व से कितना था गाइस, आपको याद रखना है। इसका जो है कालखंड कब तक था गाइस, तो ये आपको याद रखना है 5 लाख ईसा पूर्व से जो है इसका कालखंड कब तक था गाइस, तो ये आपको याद रखना है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के इसका कालखंड कितना था गाइस, तो याद रखिएगा 12,000 ईसा पूर्व माना जाता है इसका कालखंड। तो ये आपको याद रखना है पूरा पाषाण का कालखंड जो है 5 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व जो है इसका कालखंड माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जितना भी लिखा है सब पूरा पाषाण से। उसके बाद आपको याद रखना है इसमें आपको दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि मानव ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना शुरू किया था, ये भी किस काल में किया था। तो मानव के द्वारा गाइस आपको याद रखना है मानव ने चित्रकारी करना शुरू किस काल में किया था। तो याद रखिएगा कि मानव ने चित्रकारी करना जो शुरू किया था, याद रखिएगा वो पूरा पाषाण काल में, याद रखिएगा ये चित्रकारी शुरू की थी किस काल में, तो चित्रकारी शुरू की थी गाइस, याद रखिएगा पूरा पाषाण काल में। ठीक है, याद रखिएगा चित्रकारी चित्रकारी शुरू करना जो किया था वो शुरू किया था किसने किया था, तो मानव ने चित्रकारी शुरू किया था गाइस, याद रखिएगा पूरा पाषाण काल में। ये भी आपको पूरा पाषाण काल से याद रखना है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है गाइस कि पूरा पाषाण काल के जो है गाइस, याद रखिएगा पूरा पाषाण काल के जो है इसमें मानव को क्या कहा जाता था, आदि मानव। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पूरा पाषाण काल के मानव जो है ये आपको याद रखना है पूरा पाषाण काल के मानव को आदि मानव कहा जाता था। पूरा पाषाण काल के मानव को क्या कहा जाता था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पूरा पाषाण काल के मानव को क्या कहा जाता था, पूरा पाषाण काल के मानव को आदि मानव कहा जाता था। ये भी आपको ध्यान रखना है पूरा पाषाण काल के मानव को क्या कहा जाता था गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आदि मानव जो है ये किस काल को कहा जाता था, किस काल के मानव को कहा जाता था, आदि मानव जो है गाइस, याद रखिएगा आदि मानव जो है ये किसको कहा जाता था गाइस, तो याद रखिएगा आदि मानव जो है ये पूरा पाषाण काल के जो है मानव को क्या कहा जाता था, तो आदि मानव कहा जाता था। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कहा जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूरा पाषाण काल में आपको याद रखना है कि मानव की सबसे बड़ी खोज क्या थी गाइस, तो याद रखिएगा आग थी। 5 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व जो है इसका कालखंड माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका कालखंड कब से कब तक माना जाता है गाइस, तो याद रखिएगा 5,000 से लेकर के आपको याद रखना है 12,000 ईसा पूर्व इसका कालखंड है। मानव ने चित्रकारी शुरू किया था इसी काल में पूरा पाषाण में, और पूरा पाषाण काल में मानव को आदि मानव कहा जाता था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो आपको बताना है कि सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन कब से कब तक किया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1320 से लेकर 1414 तक, ऑप्शन बी 1206 से लेकर 1290 तक, ऑप्शन सी 1290 से लेकर 1320 तक, या ऑप्शन डी 1414 से लेकर 1451 तक। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पे कितने राजवंशों ने शासन किया गया, तो आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत पे टोटल जो है कितने वंशों ने शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत पे गाइस आपको याद रखना है कितने वंशों ने शासन किया, तो 5 वंशों ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दिल्ली सल्तनत पे कितने वंशों ने शासन किया, तो दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश ने शासन किया गाइस, तो ये आपको याद रखना है 5 राजवंश ने गाइस, आपको याद रखना है 5 वंशों ने जो है शासन किया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इसका हम क्रम वाइज बताएंगे गाइस कि किसने शासन किया और इसका कालखंड भी बताएंगे, तो ये आपको याद रखना है दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया, जिसमें से आपको पहला याद रखना है किस वंश ने किया था गाइस, तो ये आपको याद रखना है पहला जो किया था वो गुलाम वंश ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। पहले किस वंश का शासन आया था गाइस, तो याद रखना है कि पहला जो है ये जो है आपको याद रखना है गुलाम वंश का शासन आया। उसके बाद हम दूसरे अगर बात करें, दूसरा जो है ये किस वंश का शासन था गाइस, तो दूसरा आपको याद रखना है किस वंश का था, गुलाम के बाद जो है गाइस आपको याद रखना है खिलजी वंश का शासन आया। दूसरे नंबर पे किसका शासन आया गाइस, तो ये आपको याद रखना है दूसरे नंबर पे खिलजी वंश का शासन था। उसके बाद अगर हम तीसरे नंबर की बात करें, तीसरे नंबर पे किस वंश का शासन था, तो तीसरे नंबर पे जो गाइस आपको याद रखना है तुगलक वंश का शासन था, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे किसका शासन था गाइस, तो ये आपको याद रखना है तुगलक वंश का था। उसके बाद अगर हम चौथे नंबर की बात करें, चौथे नंबर पे किसका शासन था गाइस, तो तुगलक के बाद जो है ये सैयद वंश आया। तुगलक के बाद किस वंश का शासन आया गाइस, तो ये आपको याद रखना है सैयद वंश का आया। और जो पांचवा जो था वो कौन था गाइस, तो पांचवा जो था ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके पांचवें जो थे वो लोधी वंश था, जिसको मार करके आपको याद रखना है बाबर ने किस वंश की स्थापना की थी, मुगल वंश की, ये आपको ध्यान रखना है। तो पांचवा आपका कौन सा था, लोधी वंश था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कालखंड की कि इसका कालखंड जो है कब से कब तक था गाइस, तो ये सबसे पहले हम गुलाम वंश की शासन की बात करेंगे। तो गुलाम वंश
वंश का जो है वो कालखंड कब से कब तक था गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि इसका जो कालखंड था गाइस 1206 से लेकर के 1290 तक जो है किसका शासन था गाइस, तो ये आपको याद रखना है। 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का था। खिलजी वंश की अगर हम बात करें गाइस, तो खिलजी वंश का कब से कब तक था, तो खिलजी वंश का 1290 से लेकर गाइस कब तक था, 1290 से लेकर के 1320 तक जो है ये खिलजी वंश का शासन आया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो 1320 से लेकर के 1414 तक किसका शासन था, तो 1320 से लेकर के 1414 तक तुगलक वंश का शासन था, ये आपको ध्यान रखना है। 1320 से लेकर के 1414 तक किसका शासन था, तो ये आपको याद रखना है कि 1320 से लेकर के 1414 तक तुगलक वंश का शासन था। उसके बाद सैयद वंश की अगर बात करें गाइस, तो सैयद वंश का जो शासन था वो था गाइस 1414 से लेकर 1451 तक जो था ये किसका शासन था गाइस, ये आपको याद रखना है। 1414 से लेकर के 1451 तक जो था ये किसका शासन था, तो सैयद वंश का। उसके बाद अगर हम लोधी वंश की बात करें, यहाँ पे जो है सही से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे गाइस, सैयद वंश के बारे में। तो सैयद वंश का जो शासन था वो कब से कब तक था गाइस, तो ये आपको याद रखना है। सैयद वंश का जो शासन था वो 1414 से लेकर के 1451 तक जो था ये किसका शासन था गाइस, तो ये आपको याद रखना। 1414 से लेकर 1451 सैयद वंश का था, और जो 5वें नंबर पे आपका जो था वो लोधी वंश, ठीक है। लोधी वंश का जो था शासन था वो कब से कब तक था गाइस, तो ये आपको याद रखना है। लोधी वंश का जो शासन था वो आपका था 1451 से लेकर के 1526 में जो है, ये आपको ध्यान रखना है। 1451 से लेकर के 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था, बहुत फेमस, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। इसमें इब्राहिम लोधी जो है ये मारा गया था। उसके बाद बाबर ने किस वंश की स्थापना की थी, मुगल वंश की। और इब्राहिम लोधी एक ऐसा ये था जिसकी मृत्यु जो हुई थी वो युद्ध के दौरान और युद्ध भूमि पर ही हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सैयद वंश ने शासन कब तक किया था, तो आपको याद रखना है कि सैयद वंश का शासन कितना था, 1414 से लेके 1451 था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1414 से लेके 1451 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि अटलांटिक महासागर दुनिया का डैश सबसे बड़ा महासागर है, तो आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पहला महासागर, पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, या ऑप्शन डी चौथा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अटलांटिक महासागर जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ये आपको ध्यान रखना है। अटलांटिक महासागर जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें पहले नंबर पे आपका कौन आता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है प्रशांत महासागर जो है गाइस, आपको याद रखना है प्रशांत महासागर जो है ये कितवें नंबर पे आता है। तो ये सबसे बड़ा महासागर कौन सा है गाइस, तो ये आपको याद रखना है प्रशांत महासागर जो है ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे आपको कौन सा आता है गाइस, तो आपको याद रखना है हिंद महासागर। तीसरे नंबर पे आपको कौन सा महासागर आता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है हिंद महासागर जो है ये कितने नंबर पे आता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है हिंद महासागर जो है ये आपके तीसरा जो है सबसे बड़ा महासागर है, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल महासागर जो है गाइस, अगर हम महासागर की बात करें, जो टोटल महासागर जो है कितनी है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। टोटल महासागर जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है कितनी है, तो 5 महासागर है, ये आपको ध्यान रखना है। कितनी महासागर है गाइस, तो याद रखिएगा कि ये जो है 5 महासागर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कितना महासागर है गाइस, तो याद रखिएगा 5 महासागर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें पहला नंबर पे आपका प्रशांत महासागर, दूसरा नंबर पे आपका कौन सा महासागर आता है, दूसरा नंबर पे आपका आता है अटलांटिक महासागर। तीसरा नंबर पे आपका कौन सा आता है गाइस, तीसरा नंबर पे आता है आपका हिंद महासागर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम अटलांटिक महासागर के बारे में बात करें गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अटलांटिक महासागर जो है सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद बात करते हैं अटलांटिक महासागर है जो गाइस, ये आपको याद रखना है कि इसका जो है आकार कैसा होता है, तो ये आपको याद रखना है कि इसका आकार जो है इस आकार का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि इस आकार का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इस आकार का होता है। प्रशांत महासागर के बारे में बात करें गाइस, तो ये आपको यहाँ पे एक पॉइंट क्या याद रखना है कि प्रशांत महासागर जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर जो है ये प्रशांत महासागर है, ये आपको ध्यान रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा, ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर जो है गाइस, दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर जो है ये कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है प्रशांत महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद भारत की चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो चुनाव आयोग से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 342, ऑप्शन बी अनुच्छेद 148, ऑप्शन सी अनुच्छेद 280 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 324 जो है ये भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका अनुच्छेद 148, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है ये किसमें है। तो गाइस आपको याद रखना है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न भी था। तो गाइस याद रखना है कि भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जो है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है ये आपको किस अनुच्छेद में। तो ये आपको याद रखना है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है 21 अनुच्छेद में गए, तो आपको याद रखना है महालेखा परीक्षा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 148 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। महालेखा परीक्षक जो है ये किस में गए, तो आपको याद रखना है महालेखा परीक्षक जो है गैस, ये आपको याद रखना है किसमें, तो अनुच्छेद 148 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गैस आपका अनुच्छेद 280, इसमें क्या है गैस, तो आपको याद रखना है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किसमें है। तो ये आपको याद रखना है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 280 में है, ये आपको ध्यान रखना है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है ये किसमें गए, तो ये आपको याद रखना है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 280 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गैस अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 342 में क्या है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि अनुसूचित जनजाति जो है ये किसमें है गाइस, तो ये आपको याद रखना है अनुसूचित जनजाति जो है गाइस, ये आपको याद रखना है अनुसूचित जनजाति जो है ये किसमें है गाइस, तो ये आपको याद रखना है अनुसूचित जनजाति जो है गाइस, याद रखिएगा अनुसूचित जनजाति किसमें है गाइस, तो ये आपको याद रखना है अनुसूचित जनजाति जो है ये अनुच्छेद 342 में, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 324 में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र जनपद जो है ये कौन सा है। तो निम्नलिखित में दक्षिण भारत में जो स्थित एकमात्र जनपद है ये आपको पता होना चाहिए, तो वो कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कम्बोज, ऑप्शन बी वज्जी, ऑप्शन सी असमक या ऑप्शन डी मगध। सो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आपके कितने महाजनपद है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि 16 महाजनपद है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने महाजनपद है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि आपके 16 महाजनपद है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि 16 महाजनपद में आपको याद रखना है कि 15 महाजनपद जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि 15 महाजनपद जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको याद रखना है 15 जनपद जो है गाइस, ये आपको याद रखना है कहाँ है, तो ये आपका उत्तर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। 15 जनपद जो है ये कहाँ है, तो ये आपको याद रखना है उत्तर में है। और एक जनपद जो है गाइस ये आपका कहाँ है, तो एक महाजनपद जो है गाइस आपको याद रखना है ये आपका किसमें है, तो ये आपको याद रखना है एक महाजनपद जो है गाइस ये आपको याद रखना है कहाँ है, तो ये है आपके दक्षिण में, ये आपको ध्यान रखना है। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो दक्षिण में स्थित है वो कौन सा महाजनपद है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी असमक जो है गाइस, आपको याद रखना है असमक जो है ये आपका कहाँ स्थित है गाइस, तो याद रखिएगा ये दक्षिण में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस असमक की जो है राजधानी कहाँ थी गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि असमक की राजधानी जो थी ये कहाँ थी। तो ये असमक की जो राजधानी थी गाइस, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि इसकी जो है राजधानी कहाँ थी गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि असमक की राजधानी पाटन थी, ये आपको ध्यान रखना है। असमक की राजधानी कहाँ थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि असमक की राजधानी जो थी ये कहाँ थी, तो असमक की राजधानी जो गाइस ये आपको ध्यान रखना है पाटन थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है असमक की राजधानी कहाँ थी गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि असमक की राजधानी जो थी ये पाटन थी, ये आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि ये जो है ये किसके बीच थी, तो नर्मदा और गोदावरी के बीच में स्थित थी। कौन सा जनपद, तो याद रखिएगा नर्मदा और गोदावरी के बीच में जो है असमक स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। असमक जो है ये किसके बीच में स्थित है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी और गोदावरी के बीच में कौन सा महाजनपद स्थित है, तो नर्मदा और गोदावरी के बीच गाइस याद रखिएगा नर्मदा और गोदावरी के बीच कौन सा स्थित है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि नर्मदा और गोदावरी के बीच जो है गाइस याद रखिएगा कौन सा स्थित है, तो नर्मदा और गोदावरी के बीच जो है गाइस याद रखिएगा असमक स्थित है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ये नर्मदा और गोदावरी के बीच स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा स्थित है, तो नर्मदा और गोदावरी के बीच में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि इन 4 स्थानों पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही क्रम क्या है। तो आपको बताना है कि 4 स्थानों पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही क्रम क्या है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुंडलवन, पाटलिपुत्र, राजगीर और वैशाली। ऑप्शन सी आपसे बोल रहा है कि राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलग्राम। ऑप्शन सी आपसे बोल रहा है कि पाटलिपुत्र, कुंडलवन, राजगीर या फिर वैशाली, या ऑप्शन डी आपसे बोल रहा है कि राजगीर हुआ, उसके बाद वैशाली, उसके बाद कुंडलवन, या ऑप्शन उसके बाद पाटलिपुत्र। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि पहले जो हुआ था, यानी कि पहले जो हुआ था पहले नंबर पे, वो कब हुआ था गाइस। तो ये आपको याद रखना है, ये राजगीर में हुआ था। दूसरे नंबर पे जो है बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, वैशाली में। और तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था वो कहाँ था, पाटलिपुत्र में। और चौथा बौद्ध संगीति हुआ था वो कहाँ हुआ था, कुंडलवन में। ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें कि पहला जो हुआ था राजगीर में, ये कब हुआ था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहला जो राजगीर में हुआ था ये कब हुआ था। तो 483 ईसा पूर्व हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ये कब हुआ था गाइस, ये आपको याद रखना है, 483 ईसा पूर्व हुआ था। वैशाली में जो बौद्ध संगीति हुआ था ये कब हुआ था गाइस। तो आपको याद रखना है, 383 ईसा पूर्व हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। पाटलिपुत्र में जो बौद्ध संगीति हुआ था ये कब हुआ था गाइस। तो ये आपको याद रखना है, ये जो हुआ था 250 ईसा पूर्व हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ये कब हुआ था, 250 ईसा पूर्व हुआ था। और ये जो हुआ था ये कब हुआ था गाइस। तो ये हुआ था प्रथम शताब्दी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब हुआ था गाइस। तो ये आपको याद रखना है, प्रथम शताब्दी में हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य जो है ये कौन सा है। तो आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा, कर्नाटक जो है ये भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। अगर हम बात करें कि ये कॉफी का उत्पादन कितना करता है, तो लगभग 53% जो है गाइस ये कॉफी का उत्पादन करता है। ये आपको ध्यान रखना है, कितना परसेंट करता है गाइस, याद रखिएगा 53% जो है ये करता है। उसके बाद आपका जो है कर्नाटक के बाद आपका कौन सा राज्य आता है। तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है गाइस। तो ये आपको याद रखना है, कर्नाटक है। कर्नाटक जो कि कितना करता है गाइस। तो ये आपको याद रखना है, कर्नाटक जो कि गाइस आपको याद रखना है 53% करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कर्नाटक के बाद जो है आपका कौन सा राज्य आता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो कर्नाटक के बाद जो आपका आता है वो आता है केरल। कर्नाटक के बाद कौन आता है गाइस। तो ये आपको याद रखना है, कर्नाटक के बाद आपका आता है केरल। केरल कितना परसेंट करता है गाइस। तो ये आपको याद रखना है, केरल जो है ये आपका 28% जो है कॉफी उत्पादन करता है। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे आपका कौन सा आता है गाइस। तो तीसरे नंबर पे केरल के बाद आपको याद रखना है तमिलनाडु। तमिलनाडु लगभग कितना करता है गाइस, ये आपको याद रखना है। तीन राज्य आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये तमिलनाडु जो है ये कितना करता है गाइस। तो ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु जो है ये 11% कॉफी का उत्पादन करता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भारत में कितने प्रकार की कॉफी पाई जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में कॉफी का कितना प्रकार है गाइस। तो ये आपको याद रखना है, भारत में जो है कॉफी का प्रकार जो है ये कितना गाइस। तो ये आपको याद रखना है, दो प्रकार है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कितने प्रकार की कॉफी है गाइस। तो ये आपको याद रखना है कि कॉफी की जो है ये कितनी किस्में है। तो ये आपको याद रखना है कि दो प्रकार की है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कॉफी कितने प्रकार की है। तो दो प्रकार की है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें से पहला प्रकार कौन सा है गाइस। तो पहला जो है ये कौन सा है। तो आपको याद रखना है पहला जो है कॉफी का कौन सा प्रकार है। तो आपको याद रखना है अरेबिका। ठीक है, पहला जो है वो कॉफी का कौन सा प्रकार है गाइस। तो याद रखना है अरेबिका है। और दूसरा जो है ये कौन सा है गाइस। तो दूसरा जो है पहले अरेबिका अब याद रखिएगा, और दूसरा आपका कौन सा है। तो दूसरा आपका जो है गाइस आपका रोबस्टा है। रोबस्टा जो है ये दो प्रकार की जो है कॉफी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो है अरेबिका है। ये आपको ध्यान रखना है। अरेबिका आपको याद रखना है, ये जो होता है ये काफी अधिक ऊंचाई पे जो है ये उगाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अरेबिका कॉफी आपको याद रखना है कि ये किस पे उगाई जाती है। तो अधिक ऊंचाई पे उगाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि वी आकार की घाटी निम्नलिखित में से किससे बनती है। तो आपको बताना है कि वी आकार की घाटी जो है ये किससे बनती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नदी से, ऑप्शन बी भूमिगत जल से, ऑप्शन सी हिमनद से, या ऑप्शन डी हवा से। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
अगर हम बात करें गाइस कि वी आकार की घाटी जो है ये नदी से बनती है, तो इसका कौन-कौन सा नदी है जो कि वी आकार की घाटी है गाइस, तो ये आपको याद रखना। अगर वी आकार की हम नदी के बारे में बात करें गाइस, वी आकार के नदी के नाम के बारे में बात करें जो कि वी आकार की है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट नाम याद रखना है जो कि है गंगा की सहायक नदी, आपको याद रखना है कौन सी नदी है, तो ये आपको याद रखना है यमुना जो है ये वी आकार की बनती है गाइस, ये आपको याद रखना है। यमुना जो है ये किस आकार की गाइस, ये आपको याद रखना है, ये भी वी आकार की घाटी बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस गंगा, गंगा भी आपकी वी आकार की घाटी बनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गंगा के बाद आपको याद रखना है कोसी, कोसी जो है ये भी आपकी वी आकार की घाटी बनाती है, ये आपको याद रखना है। कोसी जो है ये भी आपकी वी आकार की घाटी बनाती है। उसके बाद आपको याद रखना है कृष्णा, कृष्णा जो है ये भी आपको याद रखना है, ये भी वी आकार की घाटी बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है सिंधु, गाइस याद रखिएगा यमुना, गंगा, कोसी और सिंधु, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है अलकनंदा, अलकनंदा ये सब किस आकार की घाटी बनाती है गाइस, तो याद रखिएगा अलकनंदा। उसके बाद आपको याद रखना है अलकनंदा के बाद तीस्ता नदी, तीस्ता नदी भी गाइस आपको याद रखना है, ये भी वी आकार की घाटी बनाती है। तो ये जितनी भी नदी है गाइस ये आपको याद रखना है, तीस्ता नदी वी आकार की घाटी जो है ये जितनी भी है ये किस आकार की घाटी बनाती है गाइस, तो ये आपको याद रखना है यमुना गंगा, यमुना गंगा कोसी सिंधु, उसके बाद अलकनंदा और तीस्ता नदी, ये सब किस आकार की घाटी बनाती है गाइस, तो याद रखिएगा ये जितने भी सब गाइस याद रखिएगा वी आकार की घाटी बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। किस आकार की घाटी बनाती है, तो वी आकार की घाटी बनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस आकार की घाटी बनाती है, तो वी आकार की घाटी बनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इनमें से कौन नियति की अटलता में विश्वास रखता था। तो आपको बताना है कि कौन है जो नियति की अटलता में विश्वास रखता था। तो आपके ऑप्शन है आजीवक, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जैन धर्म जो है ये नियति की अटलता में विश्वास रखता था। और जैन धर्म के जो है वास्तविक संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। वास्तविक संस्थापक जो है ये आपको याद रखना है महावीर स्वामी है। और सीधे संस्थापक पूछे तो गाइस याद रखिएगा ऋषभ देव है, ठीक है। तो इसके जो है जैन धर्म के वास्तविक जो है संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। वास्तविक संस्थापक जो है ये महावीर स्वामी है, ये आपको ध्यान रखना है। वास्तविक संस्थापक जो है ये कौन है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। वास्तविक संस्थापक जो है ये महावीर स्वामी जो है गाइस याद रखिएगा, महावीर स्वामी जो है ये वास्तविक संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है। वास्तविक संस्थापक कौन है गाइस, ये आपको याद रखना है। महावीर स्वामी जो है ये वास्तविक संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ये भी आपको ध्यान रखना। ये जैन धर्म के कैवें तीर्थकर थे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय श्रेणियों का सही क्रम कौन सा है। तो ये आपको बताना है दक्षिण से उत्तर की ओर, जो कि आपका ऊपर होता है नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ। उसके बाद अगर हम बात करें आपका जो है ये आपका हो गया ईस्ट और ये आपका हो गया वेस्ट, ठीक है। तो ये आपको बताना है दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, इस साइड से इस साइड बताना है। तो आपका ऑप्शन ऑप्शन आपसे बोल रहा है कि महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। ऑप्शन बी आपसे बोल रहा है लघु हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक। ऑप्शन सी आपसे बोल रहे हैं शिवालिक, महान हिमालय या फिर लघु हिमालय। ऑप्शन डी आपसे कह रहा है लघु हिमालय, शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। उसके बाद आपको बताना है। तो इसके बाद अगर आपसे पूछा है दक्षिण से, यानी कि आपको इस साइड से जाना है, ठीक है। साउथ से जाना है यानी कि दक्षिण से जाना है, तो इस साइड में सबसे पहले आपका कौन सा आएगा गाइस, तो सबसे पहले आपका आएगा शिवालिक, शिवालिक के बाद आएगा आपका लघु हिमालय आएगा, पहले शिवालिक आएगा दक्षिण से, उसके बाद महान हिमालय आएगा। उसका चौथा में एक और है गाइस जो कि आपको नोट करना है, ट्रांस हिमालय, ठीक है। चौथा में आपका कौन सा आएगा गाइस, ये आपको याद रखना है ट्रांस हिमालय। तो इस हिसाब से जो है क्रम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यही आपसे पूछ देता गाइस, यही जो है अगर आपसे पूछ देता दक्षिण की जगह पे, अगर आपसे उत्तर पूछ देता, दक्षिण से उत्तर अगर आपसे पूछ देता उत्तर से दक्षिण, तो फिर यहाँ से आपका हो जाता ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हो जाता। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर कौन हो गया गाइस, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार इनमें से नहीं आता है। तो आपको बताना है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार या ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें गाइस, तो आपको सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो है इस ये किस
अनुच्छेद में है आपका मौलिक अधिकार गाइस, सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। तो मौलिक अधिकार की अगर हम बात करेंगे कि ये किस अनुच्छेद में गाइस, तो ये आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार जो है ये आपका 12 से लेकर के 35 तक जो है ये आपका मौलिक अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है 12 से 35। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि इसके हम भाग के बारे में बात करेंगे कि ये किस भाग में गाइस, तो ये आपको याद रखना है मौलिक अधिकार जो है ये आपके भाग 3 में है, ये आपको ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार कौन से भाग में, तो भाग 3 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें मौलिक अधिकार जो है ये कहाँ के संविधान से प्रेरित है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार जो है ये आपके अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार गाइस मौलिक अधिकार में नहीं है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसे हटा दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है गाइस ये आपको याद रखना है। 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है गाइस आपको ध्यान रखना है। 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसे हटा दिया गया। और अगर हम बात करते हैं कि 44वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि 1900 गाइस 78 में जो है 44वां संविधान संशोधन हुआ। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें संपत्ति का अधिकार अभी कौन सा है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि 300 ए में जो है ये संपत्ति का अधिकार अभी कानूनी अधिकार बन गया, जो कि किस अनुच्छेद में है गाइस, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 300 ए में है। ये भी आपको ध्यान रखना है किस आर्टिकल में गाइस, तो ये आपको याद रखना है आर्टिकल 300 ए यानी अनुच्छेद 300 ए में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार गाइस, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 19 से 22 में कौन सा है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 19 से 22 में गाइस कौन सा है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में ये कौन सा आर्टिकल है, तो ये आपको याद रखना है आर्टिकल 19 से लेकर 22 में स्वतंत्रता के विरुद्ध, स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार है, ये आपको याद रखना। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये आपके किस में है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि शोषण के विरुद्ध जो है ये अनुच्छेद 23 से 24 तक है, ये आपको याद रखना है। ये किस में है गाइस, तो अनुच्छेद आपको याद रखना है 23 से 24 जो है ये किस में है, ये आपको याद रखना है शोषण के विरुद्ध है। और समानता का अधिकार जो है ये किस में गाइस, तो ये आपको याद रखना है समानता का अधिकार जो है ये आपका जो है 14 से लेकर 18 तक है, ये आपको याद रखना है। समानता का अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद में गाइस, तो ये आपको याद रखना है समानता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद आपका 14 से लेकर के 18 तक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि हमारे शरीर को मस्तिष्क से इनमें से कौन जोड़ता है, तो आपको बताना है कि हमारे शरीर को मस्तिष्क से कौन जोड़ता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी सेरिब्रम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारे शरीर को मस्तिष्क से कौन जोड़ता है गाइस, तो तंत्रिका तंत्र जो है ये हमारे शरीर को मस्तिष्क से जोड़ता है। अब बात करते हैं कि तंत्रिका तंत्र जो है ये कितने प्रकार की होती है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि तंत्रिका तंत्र जो है ये 2 प्रकार का होता है, ये आपको ध्यान रखना है कितने प्रकार का होता है, तो ये आपको याद रखना है कि तंत्रिका तंत्र जो है ये 2 प्रकार का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि तंत्रिका तंत्र जो 2 प्रकार का है वो कौन-कौन सा है, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, पहला जो है वो कौन सा होता है, तो पहला आपको याद रखना है केंद्रीय तंत्रिका होती है, ये आपको ध्यान रखना है 2 प्रकार की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला आपका हो गया कौन सा, तो पहला आपका हो गया केंद्रीय तंत्रिका, ये आपको ध्यान रखना है। पहला आपका कौन सा हो गया गाइस, ये जो है 2 प्रकार की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला आपका हो गया कौन सा, पहला जो हो गया ये आपका केंद्रीय तंत्रिका हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम दूसरा बात करें, दूसरा आपका कौन सा हो गया गाइस, तो दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा आपका कौन सा हो गया, परिधीय तंत्रिका। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा जो हो गया ये आपका परिधीय तंत्रिका हो गया। दूसरा आपका कौन सा हो गया गाइस, तो दूसरा आपका जो हो गया ये परिधीय तंत्रिका हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इनमें से किसके द्वारा मिट्टी में क्षारीयता को सही किया जाता है, तो आपको बताना है कि मिट्टी में क्षारीयता को जो है किसके द्वारा सही किया जाता है। तो आपके ऑप्शन ए समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि, ऑप्शन बी खेतों में जिप्सम का उपयोग, ऑप्शन सी शुष्क कृषि विधि या ऑप्शन डी वृक्षारोपण। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा गाइस, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन बी। मिट्टी में अगर क्षारीयता को सही करना है तो आपको किसका उपयोग करना होगा
गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको याद रखना है क्षारीयता, आपको एक पॉइंट ये याद रखना है। जो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, क्षारीयता, और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, क्षारीयता, और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है गाइस, अम्लीयता। ठीक है, क्षारीयता और अम्लीयता में आपको क्या डिफरेंस याद रखना है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मिट्टी की क्षारीयता को दूर करना है तो किसका उपयोग करना होगा, तो क्षारीयता को दूर करना है गाइस, तो ये आपको याद रखना है जिप्सम का उपयोग करना होगा। क्षारीयता को अगर दूर करना है तो किसका उपयोग करना होगा, जिप्सम का उपयोग करना है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। जिप्सम का उपयोग करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको याद रखना है जिप्सम का उपयोग करना होगा। अगर हम बात करते हैं अम्लीयता को दूर करना है तो किसका उपयोग करना होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है लाइम यानी कि चूने का उपयोग करना होगा। ठीक है, तो ये किसका उपयोग करना होगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है चूने का उपयोग करना होगा अगर मिट्टी की अम्लीयता को दूर करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो आपको बताना है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी एन राव, ऑप्शन बी सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा आपके ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। संविधान सभा के जो अध्यक्ष है वो कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है राजेंद्र प्रसाद। अगर हम बात करें संविधान सभा जो है ये कब स्थापना हुआ, इसका स्थापित कब किया गया, तो 1946 में जो है इसको स्थापित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी गाइस, तो 1946 में इसकी स्थापना हुई। और जो है इसके जो है अध्यक्ष कौन थे गाइस, तो ये आपको याद रखना है। इसके जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ये आपको ध्यान रखना है। सच्चिदानंद सिन्हा गाइस ये आपको याद रखना है, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। सच्चिदानंद सिन्हा जो गाइस ये क्या थे गाइस, तो ये आपको याद रखना है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे गाइस, ये आपको याद रखना है। अस्थायी अध्यक्ष जो थे ये सच्चिदानंद सिन्हा थे, और जो आपको याद रखना है अध्यक्ष थे वो आपके राजेंद्र प्रसाद थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बी एन राव की बात करें गाइस, तो बी एन राव से आपको क्या याद रखना है कि संवैधानिक जो है संवैधानिक सलाहकार जो है ये कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि संवैधानिक सलाहकार जो है ये कौन थे गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि संवैधानिक सलाहकार जो है ये कौन थे गाइस, तो ये आपको याद रखना है। संवैधानिक सलाहकार जो है ये आपके बी एन राव थे, ये आपको ध्यान रखना है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है बी एन राव थे। उसके बाद अगर हम बात करें भीमराव अम्बेडकर की, बी आर अम्बेडकर जो गाइस ये आपको याद रखना है। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको याद रखना है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो ये आपको याद रखना है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे ये भीमराव अम्बेडकर थे, ये आपको ध्यान रखना है। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे गाइस ये आपको याद रखना है। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा मसौदा समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र के तबला वादक कौन है। तो आपको बताना है कि सबसे कम उम्र के तबला वादक कौन है। तो आपके ऑप्शन है जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी जगदीश सिंह, ऑप्शन सी लतीफ खान, या ऑप्शन डी शिवमणि। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे कम उम्र के तबला वादक जाकिर हुसैन है, ये आपको ध्यान रखना है। जाकिर हुसैन से आपको क्या याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इन्हें पद्मश्री कब मिला। तो गाइस याद रखिएगा कि जाकिर हुसैन को जो है सबसे कम उम्र के थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना। और ये आपको ध्यान रखना तबला वादक थे, ये भी आपको ध्यान रखना। और इन्हें पद्म श्री जो मिला था ये कब मिला था, तो 1988 में जो गाइस याद रखिएगा इन्हें पद्म श्री मिला। और दूसरा आपको याद रखना है पद्म भूषण। इन्हीं जो गाइस ये आपको याद ध्यान रखना है कि जाकिर हुसैन को पद्म भूषण कब मिला था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्हें पद्म श्री 1988 में मिला, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर हम पद्म भूषण की बात करेंगे गाइस, तो इन्हें जो है पद्म भूषण कब मिला था, तो ये आपको ध्यान रखना है। जाकिर हुसैन को पद्म भूषण 2002 में मिला, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें जगदीश सिंह जो है ये आपके कौन थे गाइस, तो ये आपको याद रखना है। ये हारमोनियम बजाते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये क्या थे गाइस, तो ये आपको याद रखना है हारमोनियम। हारमोनियम जो है ये आपको याद रखना है, ये कौन थे गाइस, तो ये आपको याद रखना है। हारमोनियम जो है ये आपको याद रखना है। जगदीश सिंह जो है ये किससे संबंधित है, तो हारमोनियम से संबंधित कौन से संबंधित है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। हारमोनियम से संबंधित जो है ये जगदीश सिंह थे। लतीफ और शिवमणि जो है ये तबला वादक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ऋग वैदिक काल की नदी विपाशा का आधुनिक नाम क्या है। तो आपको बताना है कि ऋग वैदिक काल की नदी विपाशा जो है उसका आधुनिक नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन है झेलम, ऑप्शन बी चेनाब, ऑप्शन सी व्यास, या ऑप्शन डी गंडक। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा आपके ऑप्शन जो है
सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। विपाशा जो है ये किसका नाम था? तो अभी आधुनिक काल में जो व्यास नदी है इसका ऋग वैदिक काल में जो है क्या नाम था गाइस? विपाशा। और झेलम नदी का ऋग वैदिक काल में क्या नाम था गाइस? तो ये आपको याद रखना है। झेलम नदी का ऋग वैदिक काल में जो है वित्सता नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। क्या नाम था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि झेलम नदी का जो है ऋग वैदिक काल में जो है ये कौन सा नाम था गाइस? तो ये आपको याद रखना है। वित्सता जो है गाइस ये आपको याद रखना है, झेलम नदी का था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वित्सता चिनाब नदी, चिनाब नदी का जो है ऋग वैदिक काल में क्या नाम था गाइस? तो ये आपको याद रखना है। चिनाब नदी का ऋग वैदिक काल में अस्किनी था, ये आपको ध्यान रखना है। अस्किनी जो है ऋग वैदिक काल में किस नदी का नाम था? तो ये आपको याद रखना है। चिनाब का जो है ऋग वैदिक काल में क्या नाम था? अस्किनी था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गंडक, गंडक का जो है क्या नाम था गाइस? ये आपको याद रखना है। सदा नीरज है गाइस, ये आपको याद रखना है। गंडक का था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये किस देश के संविधान से ली गई? तो आपके ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी पूर्व सोवियत संघ या ऑप्शन डी अमेरिका। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये कहाँ से ली गई है? तो ये आपको ध्यान रखना है, अमेरिका से। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग जो है ये किससे लगता है? तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो लगता है वो अनुच्छेद किस आर्टिकल के तहत गए? याद रखिएगा, अनुच्छेद 61 के तहत, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है, राष्ट्रपति पर महाभियोग तभी लगाया जाएगा संविधान के अतिक्रमण पे। राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण करेगा गाइस तो ही जो है आपको याद रखना है इस पे महाभियोग लग सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अतिक्रमण करने पर गाइस ये आपको ध्यान रखना है, संविधान का अतिक्रमण करने पर जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये याद रखिएगा, संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग लगाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आपका जो है रेलवे एलपी एंड आरपीएफ एसआई का जो है ये आपको याद रखना है कि ये जो है आज का सेशन समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे जो है कितना ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट हुआ। अगर कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।